नवनिर्मित ध्वनियाँ। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहे हैं। कभी तो आपसे कहता है कि नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन सी हैं निम्न में से, कभी पूछता है विदेश से आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं निम्न में से, कभी पूछता है ग्रहीत ध्वनियाँ कौन सी हैं निम्न में से, कभी पूछता है आगत व्यंजन कौन सा है निम्न में से, और कभी पूछता है आगत स्वर कौन सा है निम्न में से। तो कई सारे प्रश्न, 5 प्रश्न तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब यहाँ पर ये 2-3 चीजें ही हैं जिनको आपको समझना है, कैसे आई हैं, क्या आई हैं। तो हम इनको हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ गए कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएगा हमसे, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है, इसने कहा है नवनिर्मित ध्वनियाँ। ध्वनि और वर्ण, इन दोनों में क्या अंतर है? वर्ण क्या है? लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है। तो ध्यान रखिएगा, हम मानते हैं कि ध्वनि को ही वर्ण और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है। तो जो ये बेसिक अंतर है आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो जब बात आएगी वर्ण की तो आपको याद रखना है कि वर्ण जो हमने लिखे हैं, लेकिन जब बात आ जाए ध्वनि की तो ध्वनि में आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमारे मुख से उच्चारण हो रहा है उस पर फोकस करना है। तो नवनिर्मित ध्वनियाँ, हमारी हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ शामिल हुई हैं। 52 वर्ण हैं हमारे, तो याद रखिएगा ये 52 वर्ण होने के बाद हमारी भाषा के अंदर कुछ ध्वनियाँ शामिल हुई हैं अलग से। तो कई बार बहुत सारे लोग 52 वर्णों की संख्या बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि ये 57 वर्ण कर देते हैं। कई बार 5 वर्ण ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ के, और 1 वर्ण जो अंग्रेजी ध्वनि से हमने लिया है, और उनको बढ़ा के 6 और कितने हो गए फिर 58, तो 58 संख्या लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की तो 52 वर्ण ही होते हैं। 58 हम उन्हें इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो 6 ध्वनियाँ हैं ये हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ का मतलब क्या होता है? विदेश से, विदेशी शब्दों से आई हैं। तो आपको इस रहस्य को जानना है कि आखिर ये क्यों आई, क्यों बनी है। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपको वर्ण और इन ध्वनियों में अंतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप अपनी हिंदी भाषा का एक गुण समझिए। ऐसा संस्कृत भाषा में नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा का ये गुण है। जब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा को बनाया गया तो उसके अंदर ये लोचशीलता रखी गई कि अगर कोई विदेशी भाषा का शब्द आता है तो देवनागरी लिपि में हम उस शब्द को लिखते हुए हिंदी का शब्द बना देंगे और उसको एक कोटा दे देंगे कि वो विदेशज शब्द है। पढ़ते हैं ना आप? शब्दों को अगर हम उसके सोर्स के आधार पर पढ़ते हैं कि इसका स्रोत क्या है, तो हम पढ़ते हैं कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, 5 प्रकार के हम शब्दों को पढ़ते हैं। तो उसी में जो विदेशज शब्द है उसका मतलब है वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, और हम उनको उनकी लिपि में ना लिख कर हम उनको किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और जब हम देवनागरी लिपि में लिख देते हैं तो हम उनको हिंदी के शब्द कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिंदी के कौन से शब्द? विदेशज शब्द। तो अब इसमें सिचुएशन क्या हुई, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? तो प्रॉब्लम ये आई कि जब हम लोगों ने उर्दू के कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ कुछ शब्द लिखती हूँ। एक शब्द है यहाँ पर जिंदगी और एक शब्द है यहाँ पर, मैं इनका उच्चारण करूंगी, आप मुझे बताइएगा कौन सा उच्चारण सही है। पहला उच्चारण है जिंदगी, दूसरा उच्चारण है जिंदगी। पहला उच्चारण है गजल, दूसरा उच्चारण है गजल। तो आप बताइए इन शब्दों का सही उच्चारण कौन सा है, पहला या दूसरा? तो पहले में कितने लोग? 1 और नहीं? बता दूं? इसका पहला ही सही है, इसका पहला ही उच्चारण सही है। क्यों सही है जी? ये बताइए, मैंने आपको इसका उच्चारण ज बताया है कि ज बताया है? तो फिर आपने इसको जिंदगी क्यों कहा? अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगेगा तो अब ऐसी बात बोल दूं ना, दिल को छू जाएगी। अगर किसी दूसरे के पिताजी अच्छे लग गए तो क्या अच्छा बना अपना पिताजी बना लेंगे? अच्छा लगा,
अरे लॉजिक होना चाहिए, अगर किसी ने हमको अडॉप्ट कर लिया तब तो कह सकते हैं कि हाँ हमारे पिताजी हुए हैं। तो बात को समझो। तो मैंने क्या उच्चारण बताया आपको? ज। तो ये क्या होना चाहिए? जिंदगी होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं, ये जिंदगी है। हमने बहुत कोशिश की, अपने पास जितने भी वर्ण थे इस उच्चारण के लिए सबको इसके साथ देखा, हमें ज के अलावा कोई और वर्ण नहीं मिला इसके उच्चारण के लिए। तो अब समस्या ये आती है कि इसका जो उच्चारण है वो हमें बिल्कुल वही रखना है जो उस लैंग्वेज में है, उस भाषा में है। यानी इस जिंदगी शब्द को हमें जिंदगी पढ़ना है। तो जब हमें जिंदगी पढ़ना है, हमारे 52 वर्णों में कोई वर्ण नहीं है ऐसा, तो फिर हमारे विद्वानों ने मिलकर ये कहा कि अगर हम इस ज के नीचे नुक्ता लगा देते हैं, इधर नहीं इधर, ठीक है, अगर हम इधर नुक्ता लगा देते हैं तो इसका उच्चारण वही पढ़ा जाएगा जो उर्दू भाषा में होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो हमने शब्द लिखा ख्वाब होता है कि ख्वाब होता है? उर्दू में तो ख्वाब होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ख्वाब है। तो इसको ख्वाब पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? नुक्ता। तो ये जो नुक्ता लग के जो हमारा वर्ण यहाँ पर आया, इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? अरबी फारसी ध्वनियाँ, ठीक है, या फिर इनको हम कहते हैं आगत व्यंजन। यानी आगत का मतलब है जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको हमने बुलाया है। ग्रहीत का मतलब है जिसको हमने ग्रहण किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजन जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे क ख ग ज फ, ये हमारे 5 वर्ण हैं जिनको माना जाता है, इनको ही हम आगत ध्वनि के अंदर रखते हैं। तो हम इन व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगा लेते हैं। तो जैसे ही इन व्यंजनों के नीचे नुक्ता लग जाता है तो इनका उच्चारण झनकार के साथ होता है, ठीक वैसे ही जैसे उर्दू भाषा के अंदर होता है। तो अब बात ये है कि आप जब इन शब्दों को हिंदी में लिख रहे हैं तो आप नुक्ता का प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अगर आपको सही उच्चारण देना है तो। अब इसके साथ सवाल उठता है आपका, जैसे हम यहाँ पे जब गज़ल बोलते हैं तो हम इस तरह से इसमें लगा देते हैं नुक्ता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो नुक्ता का प्रयोग करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। तो क्या हम अगर इसमें नुक्ता ना लगाएं तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा या हमारा शब्द सही होगा? तो ये सवाल उठता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम इन शब्दों में जो इस समय लिखे हुए हैं, अगर इन शब्दों में हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये गलत नहीं माना जाता है। लेकिन जो शब्द सेम टू सेम यानी बिल्कुल हूबहू हिंदी शब्द में भी है और उर्दू शब्द में भी वो है, तो वैसे शब्दों के बीच में पहचान करने के लिए हमें नुक्ता लगाना जरूरी होता है। एक उदाहरण समझते हैं। जैसे शब्द है हमारा जरा। जब हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो इस जरा शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है, वृद्धावस्था। लेकिन जब हम उर्दू भाषा के जरा शब्द की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है तनिक या थोड़ा। तो अब क्योंकि वो जरा तो पढ़ा नहीं जाता, उर्दू में पढ़ा क्या जाता है? जरा। तो ध्यान रखिए, इन दोनों को अगर हमने ऐसे ही लिख दिया तो ये हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए कि ये जो जरा शब्द लिखा है ये जरा नहीं जरा है, इसके लिए हमें यहाँ नुक्ता लगाना जरूरी है। तो जब इस तरह के शब्द होते हैं तो ये हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि ये हमारा, इसका अर्थ है तनिक यानी थोड़ा और इसका अर्थ है बुढ़ापा। तो इन दोनों में तब तो हम इसको लगाते हैं, लगाएं। अगर आप जिंदगी शब्द के साथ अगर आप जिंदगी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिखिए, अगर आप जिंदगी पढ़ रहे हैं तो आप बिना नुक्ता के भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें मतलब बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि नहीं आपको लगाना ही जरूरी है। बस ये आपको बता दिया है, अगर आप भाषा का इस्तेमाल पूरी शुद्धता के साथ करना चाहते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। अब आपकी परीक्षा से प्रश्न क्या बनता है कि अरबी फारसी ध्वनियां निम्न में से कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, हमने क ख ग ज और फ, इन
5 वर्णों के ऊपर ये नुक्ता लगा के हमने इनकी ध्वनियाँ इजाद करी हैं, ने बनाया है कि वो ऐसे बोली जाएंगी। तो ये हमारी अरबी फारसी ध्वनियों के नाम से जानी जाती हैं, नवनिर्मित ध्वनियों के नाम से जानी जाती हैं, विदेश से आगत ध्वनियों के नाम से जानी जाती हैं, ग्रहित ध्वनियों के नाम से जानी जाती हैं। और जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि आगत व्यंजन कौन सा है, तो भी हमारे यही वर्ण आते हैं, क्योंकि ये व्यंजन पे लगे हैं तो हम इन्हें आगत व्यंजन के नाम से पहचान लेते हैं। अब देखो, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर। आपने इस प्रश्न को भी कई बार पढ़ा होगा, आता है कि आगत स्वर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, फिर हम इस परिभाषा पर, यानी इसमें भी सेम ही लॉजिक था। जब उर्दू भाषा आने के बाद हमारे देश में फिर कौन आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजी लेकर आए, तो हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के भी शब्द शामिल होने शुरू हो गए। तो उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम अपने वर्णों के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए और उन्हें देवनागरी में लिखने के लिए हमने अर्धचांद का प्रयोग किया, ठीक है, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। और इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर शब्द है, तो जब हम इसे हिंदी में लिखने लगे तो हमने इसको आ के साथ लिखा, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, डॉक्टर, यानी डॉक्टर इसका उच्चारण होना चाहिए, लेकिन इसका सही उच्चारण नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा कि हमारे पास ओ की मात्रा है, तो हमने इसके साथ ओ की मात्रा लगा के देखी, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो यानी डॉक्टर बोलना है, लेकिन ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये भी सही उच्चारण नहीं था। फिर हमने औ की मात्रा लगाकर देखी, तो ये और भी बिगड़ गया, डॉक्टर हो गया। तो यानी फिर हमारे विद्वानों ने मिलकर कहा कि हमें इसे ऐसे नहीं प्रयोग करना, हमें एक नई ध्वनि इजाद करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हमने देखा कि सबसे नजदीकी जो ध्वनि थी वो क्या थी, डॉक्टर से थी ना, आ से थी। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया कि इसको इस तरह से लिखा और साथ में कहा कि इस आ की मात्रा के ऊपर अगर हम अर्धचांद लगा देते हैं तो ये हमें ऐसे ही उच्चारित करना है जैसे अंग्रेजी भाषा में होता है, यानी डॉक्टर। तो इसी तरह से हमारे शब्द जैसे कॉलेज, डॉग, जॉन, डॉक्टर, इस तरह के जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं जिनका उच्चारण ओ से होता है, तो फिर हमने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ये जो हमारा आ था, आ स्वर के ऊपर हमने अर्धचांद लगाकर इसे अर्धचांद नाम दे दिया, जिसे हम कह सकते हैं ये अंग्रेजी ध्वनि है। यानी अंग्रेजी ध्वनि मतलब ये ऐसे नहीं कि अंग्रेजी से आई है, हमने हिंदी का एक अंक दिया है, उसको एक चिन्ह दिया है कि जो अंग्रेजी में ये ओ वाली ध्वनि है, हिंदी में हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस वर्ण के साथ। तो क्योंकि ये हमारे स्वर पर रखा गया है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है आगत स्वर। समझ गए? तो ठीक है, इसे आप लिख सकते हो इसमें उदाहरण जैसे डॉक्टर, कॉलेज, डॉग, जॉन आदि। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, इसमें दिया है जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसको समझिए, जैसे मान लो शब्द है हमारा दिल्ली, दिल्ली शब्द में ल वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 बार हुई है। कैसे? अब हम इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो ये है व्यंजन, ये है इसका स्वर, फिर है व्यंजन और फिर है व्यंजन और फिर है इसका स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यंजन और इस व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन, ये दोनों आए हैं और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो एक तरीका ऐसे होता है, जैसे मान लो सत्य लिखा हमने, तो इसमें पहले व्यंजन, इसका स्वर, फिर व्यंजन, फिर से व्यंजन और फिर इसका स्वर। तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो ये द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये व्यंजन अलग है, ये व्यंजन अलग है। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो लगातार किसी शब्द में आते हैं, उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपके किसी ऑप्शन में दिया हो उच्चारण और आपसे पूछा जाए क्या इस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, जैसे शब्द हो गया दिल्ली, जैसे शब्द हो गया बच्चा, इस तरह से तो आप पहचान सकते हैं।
ठीक, तो बस उदाहरण में लिख लीजिए और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेना। इसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिखना काट के कि यहाँ द्वित व्यंजन नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग व्यंजन हैं। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला शब्द, यानी वो किसी से जिस भी वर्ण, जो वर्ण आपका दिया है, किसी एक वर्ण से जब कोई शब्द अंत होता है वो उसका कारांत कहलाता है। कैसे समझना है, जैसे नाम क्या आते हैं, एकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, इस तरह से करते हुए हम ओकारांत या औकारांत इस तरह से हम जानते हैं। और आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है कि निम्न में से वह वर्ण बताओ जो उकारांत है। अब आपको जानना होगा कि कौन सा, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा राजा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राजा शब्द जो है ये कौन सा कारांत है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका अंतिम वर्ण क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो हम यहाँ जाते हैं, ये हमें अक्षर दिखाई दे रहा है, इस अक्षर में कौन कौन से वर्ण हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो व्यंजन है ज, और इसका स्वर क्या है, आ। तो इसका स्वर आ, अंतिम में ये आ आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आकारांत कहलाता है। अगर मान लो हमने ऐसा शब्द लिखा रमा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ राजा लिखा तो कई बार ऐसे करते हैं तो हमारे छात्र ना इधर से चेक करना शुरू करते हैं, यहाँ भी आ आया, यहाँ भी आ, तो इससे देख लेते हैं, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण ले रही हूँ साथ में। शब्द है रमा, इसमें हम देखेंगे अगर हम इसको खोल कर लिखेंगे तो ये है हमारा व्यंजन, ये है इसका स्वर, फिर ये है हमारा व्यंजन, ये है इसका स्वर, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, अ, तो ये क्या कहलाएगा, आकारांत कहलाएगा। ठीक है, उतारिए इसको। इसी तरह से मान लो शब्द लिखा है हमारा कवि, ये हमारा कौन सा कारांत होगा, हम देखेंगे ये है व्यंजन, ये है इसका स्वर, फिर व्यंजन है व और इसका स्वर क्या है, ई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इकारांत कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम शब्द लिखते हैं, हमने शब्द लिखा राजू, अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो ये है इसका व्यंजन, ये है इसका स्वर, फिर है व्यंजन और फिर है इसका स्वर, तो अंतिम वर्ण क्या है, उ, तो कौन सा कारांत, उकारांत, तो ये कहलाएगा उकारांत। अब बात समझ गए ना, तो जब भी आपसे कभी प्रश्न आए तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कारांत है और कैसे पहचानना है। ठीक है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि जब हम इसके कि कौन सा वचन एक वचन से बहुवचन में बदलेगा या नहीं बदलेगा, कौन सी संज्ञा, तो हम पढ़ते हैं कि जो पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं अगर वो एकारांत होती हैं, ई इकारांत होती हैं, उ उकारांत होती हैं, तो उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। जैसे शिक्षक एक वचन और शिक्षक बहुवचन। जैसे हम भालू शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है। भालू दौड़ रहा है, भालू दौड़ रहे हैं, भालू भालू ही रहता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। तो ऐसे जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ती है इनकी कारांत की, परीक्षा में सीधे प्रश्न भी आता है। तो बात समझ में आ गई।